तो गुलाम नबी आज़ाद आज कांग्रेस से आज़ाद हो गए। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे 5 पन्नों के पत्र में उन्होंने पार्टी की बदहाली के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ये लिखा है कि राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी में सलाह मशविरा बंद हो गया, वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे कर दिया गया। राहुल गांधी की नई टीम चाटुकारों और अनुभवीहीन लोगों की है। अध्यादेश फाड़ना राहुल गांधी की बचकानी हरकत थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 2014 में उठाना पड़ा। 8 साल में जितने चुनाव हुए हैं उसमें केवल 4 में कांग्रेस पार्टी जीती और 6 में गठबंधन की सरकार बनाई। 49 में से 39 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, ये गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है। और अब आज़ाद के करीबी सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि वे जल्दी ही अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं। उनके समर्थन में जम्मू कश्मीर के कई पूर्व विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच आज़ाद को कांग्रेस नेताओं ने आड़े हाथों लिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि संजय गांधी के समय आज़ाद को भी चापलूसों में ही गिना जाता था। उधर जयराम रमेश ने कहा कि जीएनए यानी गुलाम नबी आज़ाद का डीएनए मोडिफाइड हो गया है। उन्होंने पद्म सम्मान और सरकारी मकान के लिए पार्टी छोड़ दी। और कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आज़ाद जल्दी ही अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। इस बीच आज़ाद के समर्थन में कश्मीर के 5 पूर्व विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये वो नेता हैं जो कश्मीर में विधायक और साथ ही मंत्री भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि कुछ महीनों में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर गुलाम नबी आज़ाद अब कश्मीर में अपनी नई सियासी पारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर शुरू कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पार्टी से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी, ठीक उसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर में अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। उनका यह कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा कद्दावर नेता जिसकी जम्मू कश्मीर में जबरदस्त पकड़ है, वो आने वाले चुनाव में बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंत्री रहे हाजी अब्दुल रशीद ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि गुलाम नबी आज़ाद अगर एक अलग पार्टी बनाने का फैसला करते हैं तो वो उनके साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के 5 पूर्व विधायकों ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ ये विधायक इस वक्त मौजूद हैं। क्या वजह है, आपकी मुलाकात हुई है गुलाम नबी आज़ाद से, किस वजह से आपने पार्टी छोड़ी है? देखिए, हमारे साथ सभी विधायक हैं और ये फैसला लिया गया कि जिस तरीके से आज़ाद साहब कई सालों से कांग्रेस हाईकमांड को कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए, लेकिन वो सीरियस नहीं थे। हैरानगी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर जहां गुलाम नबी आज़ाद साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, जब कमेटी सामने आई और जितने भी विधायक थे, पहले तो इन्होंने वो कमेटी देख के शॉक हो गए कि ये हमें तो पूछा ही नहीं गया। और शौक तब लगा जब हम सब आज़ाद साहब से मिले और उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पूछा गया। तो ये आप सीरियसनेस क्या है इनकी? आपने पंजाब में ब्लंडर किया, आपने चेयरमैन आज़ाद साहब को बना दिया, अब आप हार जाएंगे वहां तो ब्लेम किस पे आएगा? आज़ाद साहब पे आएगा। यहाँ आप उनकी बात सुनते नहीं है, वहां भी आपने सुनी नहीं है। दैट मीन्स कि आप हारना ही चाहते हैं। हम तो हारना नहीं चाहते। आज़ाद साहब का रिकॉर्ड है, आंध्रा का रिकॉर्ड है, पंजाब का रिकॉर्ड है, कर्नाटका का रिकॉर्ड है। वो जहां जहां भेजेंगे वहां जीत के आए। एक बात उन्होंने जो अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी में कही है कि मैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जिन आइडियल्स के साथ मैंने राजनीति की है, उनको आगे बढ़ाऊंगा एक नए मंच पर। आपको लगता है एक नया पार्टी बना सकते हैं गुलाम नबी? ये वही बता सकते हैं। देखिए ना, अब तो फैसला कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। फैसला करना पड़ेगा। आपको लगता है उनको एक नई पार्टी बनानी चाहिए कश्मीर में? कुछ तो कुछ करेगा, कुछ न कुछ उसको करना चाहिए ना। अगर इसने रिजाइन के और बड़े घर से, ये छोटा घर नहीं, ये बड़ा घर था, तब दे दिया जब इसके साथ जाती हुई। और 45 साल मेरे नज़र में मैं भी 40 साल का, 45 साल से उसने रिजाइन करा, मगर तब उसने कहा जिस दिन उसकी साथ जाती हो गई, वरना थोड़ा ये रिजाइन करते हैं इससे क्या इसको मिले। पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए।
जो उसकी मर्जी है, मगर अभी तो उसके पास वो बात नहीं हुई किसके साथ ये जाएंगे। हम इस गुलाम नबी आज़ाद के साथ, ये क्लियर। अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो आप उनके साथ बनाएंगे, जो भी बनाए हम उनके आप उनके साथ बिल्कुल 100%, वो 100% ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, हम उनके जम्मू कश्मीर में हम सरकार बिल्कुल साथ। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्होंने अपनी चिट्ठी में कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ जो सवाल उठाए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? हम तो उसे सही देखते हैं, क्योंकि आज़ाद साहब ने जो कुछ पूरे हिंदुस्तान में करा है हर कोई जानता है। खासकर मैं आपको एक बात बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे कांग्रेस को आज़ाद साहब की शक्ल में देखते हैं। वो खासकर जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं कि आज़ाद साहब है तो कांग्रेस है, क्योंकि वहाँ आज़ाद साहब के साथ है वो, न कि कांग्रेस के साथ। और अभी उन्होंने आज़ाद साहब के साथ क्या किया, उन्होंने 5 पन्ने की चिट्ठी में ऑलरेडी सोनिया गांधी जी को लिख दिया और आपको मीडिया में भी मिल गया होगा। तो बाकी हम आज़ाद साहब के साथ हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। हाँ बेशक उसके साथ हैं, थे और रहेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो गुलाम नबी आज़ाद के घर से मेरे कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ जुड़ रही हैं इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा झटका है ये कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी, और अगर खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये एक वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। 40 साल से या 50 साल से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इतने बड़े बड़े पद उन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं और अब छोड़ दिया, तो ये तो धक्का तो होगा। पर मेरे ख्याल में उनके छोड़ने से ज़्यादा जो उन्होंने कहा है कांग्रेस की वर्किंग पे, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को ब्लेम किया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कांग्रेस में वो राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। जो कांग्रेस की हार हुई है पिछले 2 साल में इतने सारे चुनाव में, वो राहुल गांधी जिम्मेवार है उसके लिए। मतलब जो शब्द उन्होंने राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किए हैं वो ज्यादा हानिकारक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ही अब चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के। हालांकि वो प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते हैं, पर अभी वो एक रैली कर रहे हैं 4 सितंबर को रामलीला मैदान में। उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो 3-4 महीने वो जाएंगे, 12 प्रदेश में से गुजरेंगे। तो राहुल गांधी के खिलाफ आपको ऐसे बोलना और राहुल गांधी को ब्लेम करना कि जो भी स्थिति है कांग्रेस की आज, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार है, ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा धक्का है कांग्रेस। लेकिन ये बात तो कई नेता जो पार्टी छोड़ चुके हैं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के कही भी है। हेमंत बिस्वा शर्मा का भी आज बयान आया कि जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तब भी यही बात उन्होंने कही थी कि एक वक्त ये आएगा कि जब कांग्रेस पार्टी में केवल गांधी बचेंगे। और एक लंबी फहरिस्त उन नेताओं की जो एक एक करके कांग्रेस पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय जब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, 2 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव जहां पर कि बीजेपी सत्ता में, गुजरात हिमाचल वो सिर पर हैं, ऐसे में इनका जाना, और ये भी कहा जा रहा है आरती जी कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है। और जो फार्मूला पंजाब में जिस तरह से देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाकर बीजेपी से तालमेल किया, कुछ वैसा ही क्या आप मानती हैं जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद भी कर सकते हैं? देखिए, जो भी कैप्टन साहब ने पंजाब में किया, ना तो बीजेपी को फायदा हुआ ना कैप्टन को फायदा हुआ। वो फायदा पूरा पंजाब में तो आम आदमी पार्टी को गया, और वो तो मतलब अकेले लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में गुलाम नबी आज़ाद क्या फायदा कर सकते हैं बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर में? वो तो है जम्मू के नेता, कश्मीर के तो है नहीं। और जम्मू में तो इन एनी केस बीजेपी काफी मतलब स्ट्रांग है, उसकी पार्टी काफी मजबूत है जम्मू में। तो क्या वो दे सकते हैं भाजपा को जम्मू कश्मीर में? मुझे समझ में नहीं आता, वो तो देखना होगा। पर हाँ, ये जो राहुल गांधी के बारे में आपने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये कहा राहुल गांधी के बारे में, और जो भी जा रहे हैं सब राहुल गांधी को दोष दे रहे हैं। तो मतलब ये जो बीजेपी कहती आ रही है कि राहुल गांधी इज अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, यही इमेज राहुल गांधी की मतलब सोलिडिफाई होती जा रही है। लेकिन आरती जी, ये बात भी है कि कांग्रेस पार्टी ने आज जिस तरह से पलटवार किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो आज़ाद का कदम है शायद इसके पीछे बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि चाहे पद्म सम्मान हो, चाहे राज्यसभा से उनकी विदाई के वक्त पीएम मोदी का भावुक होना हो, या राज्यसभा का सांसद न रहने के बावजूद लुटियन दिल्ली में उनको एक सरकारी बंगला देना हो, ये सब इस बात का इशारा करते हैं कि शायद पीछे से उन्हें बीजेपी का समर्थन है।
देखिए, कांग्रेस तो कहेगी, और मेरे ख्याल में कांग्रेस को शोभा नहीं देती है कि जो भी नेता जाता है वो बीजेपी को दोष देते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जिसने भी कांग्रेस को छोड़ा है वो उसने बीजेपी को ज्वाइन किया है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या हिमंता बिस्वा शर्मा हो, सब भाजपा में चले गए हैं। पर फिर भी कांग्रेस को शोभा नहीं देती है, क्योंकि जो मुद्दे गुलाम नबी आजाद और ये 22 वरिष्ठ नेता ने उठाए थे 2 साल पहले, जो कमियां उन्होंने बताई थी कांग्रेस पार्टी में, उसमें से एक इशू भी, एक मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी ने एड्रेस नहीं किया। और मेरे ख्याल में वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं। जो कमियां वो आज के पत्र में भी उन्होंने जो बोला है वो सही है, और वो मुद्दे अगर कांग्रेस एड्रेस नहीं करेगी तो कांग्रेस तो खत्म ही होती जाएगी ना। आखिर में आती जाते जाते जो आपने जिक्र किया है 22 नेताओं को, आजाद को मिला के 23, G23 मीडिया में उन्हें कहा गया। आज आनंद शर्मा का तो बयान आया, कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है आजाद का जाना, लेकिन संदीप दीक्षित जो G23 के दूसरे सदस्य हैं उन्होंने कहा कि हमने सुधार की बात की थी, बगावत की बात नहीं की थी। तो आपको लगता है कि G23 में अब और भी लोग ऐसे होंगे जो जाएंगे बाहर, या फिर पार्टी के भीतर एक संघर्ष करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत से लोग छोड़ के जाएंगे, और मेरा मानना ये है कि ये G23, कपिल सिब्बल और भी नेताओं जो जा रहे हैं, ये सब एक दूसरे से कंसल्ट करके कदम आगे ले रहे हैं। तो मतलब एक प्लान है इन लोगों का। क्या प्लान है ये तो आगे वाले दिन में पता चलेगा, पर एक प्लान है और एक मतलब उन्होंने सोच के ये कदम लिए हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कहाँ ये जाता है। पर मेरा ये कहना है कि देखिए, ये अगले चुनाव जो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं इस साल में, 4 आ रहे हैं अगले साल, सारे में कांग्रेस मेन स्टेक होल्डर है, सारे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। राहुल गांधी इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं ये चुनाव के लिए, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में इन्वॉल्व हैं। तो आप बताइए ये पार्टी कैसे जिंदा रहेगी अगर चुनाव में बीजेपी इसको हरवा देगी हर प्रदेश में, तो फिर कांग्रेस का क्या हाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरती जी, बहुत विस्तार से समझाने के लिए कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से जाने का क्या मतलब है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी की बात करनी भी बनती। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह जी जुड़ गए हैं। उन्होंने हाल में एक किताब लिखी है जिसका सोमवार को विमोचन होने जा रहा है। अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर, और अब से कुछ देर बाद हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम अजय सिंह जी से पूछेंगे कि जो नई किताब उनकी आई है बीजेपी को लेकर, उसमें क्या क्या बातें खास तौर से कही गई हैं। 5 की बात पे फिलहाल एक ब्रेक। बात कर लेते हैं बीजेपी की। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी में आमूल चूल परिवर्तन आया है। संगठन की क्षमता का सही मायने में प्रयोग करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी को एक बेहद ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मोदी की इस संगठन क्षमता के बारे में वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह ने अपनी पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी में विस्तार से लिखा है। ये पुस्तक सोमवार को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जारी करेंगे। अजय सिंह जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहूंगा सबसे पहले तो कि बीजेपी पर पिछले 8 साल में हमने देखा कई किताबें आई हैं। पीएम मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है, उनके काम करने का तरीका, इसके बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। तो आपकी ये किताब अलग किस तरह से है और आपने इसमें किस बात को खास तौर से रेखांकित किया है? देखिए, आज संयोग एक अजीब सा है कि एक जो भारत की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है उनमें कुछ आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और इनफैक्ट अगर कहें तो पार्टी बिल्डिंग की एक्सरसाइज कांग्रेस से ही शुरू हुई थी भारत में। और अगर सही बताएं तो हमने जो किताब मायरन वाइनर की है उसको पढ़ा था, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि पार्टी बिल्डिंग प्रजातंत्र का एक एसेंशियल फीचर है जिसको बाय एंड लार्ज लोग इग्नोर करते हैं। उनको ये लगता है कि कोई एक नेता आता है और पार्टी अपने आप बन जाती है। हमने ये जो पुस्तक लिखी उसमें मोदी जी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को लिखा, जो कन्वेंशनल भी हैं, अनकन्वेंशनल भी हैं। और
उसके लिए हमने करीब 100 लोगों से बात की थी, 100 से ज़्यादा लोग होंगे, और हमने ये जानना चाहा कि आखिर कौन कौन से ऐसे मेथड्स थे जो कि इन्होंने अपनाए जिससे पार्टी का एक्सपेंशन हुआ। और इसलिए ये किताब अलग है क्योंकि पार्टी स्ट्रक्चर पे बीजेपी के को लेके, उसके टेक्निक को लेके हमने बहुत कम देखा है। उस तरह की पुस्तक है नहीं। एक जैफ्रोलो की हमने देखी थी जो कि एमपी तक थी, एमपी में कैसे पार्टी बढ़ी है उसका केस स्टडी लेके उन्होंने किया था। और ये हमने एक प्राइम मिनिस्टर को लेके किया है, और बल्कि प्राइम मिनिस्टर के काल का नहीं है, जब वो बीजेपी में नहीं थे उस समय का भी है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को लेके। तो ये किताब मेरे पास है अजय जी, इसको मैंने पढ़ा भी है और इस पुस्तक में, लेकिन जो बात आपने लिखी है सबसे पहले जिसका टाइटल है वो न्यू बीजेपी की बात कही आपने। तो ये जो न्यू बीजेपी शब्द है इस पर खासतौर से चर्चा करना चाहूँगा कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी में आप क्या अंतर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बीजेपी को नज़दीक से देखते आए हैं, और ये बीजेपी किस तरह से परिवर्तित हुई है पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद। या आप मानते हैं कि पुरानी बीजेपी में काम करने का, संगठन गढ़ने का जो उनका अनुभव था उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने इस नई बीजेपी को इस तरह से गढ़ा है? देखिए, हकीकत ये है कि आप भी उतना ही जानते हैं क्योंकि हम लोग कई बार बीजेपी के बीट पे साथ रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि ट्रेडिशनल मेथड जो था वो मेथड या कन्वेंशनल जो मेथड था, उस कन्वेंशन से बाहर जाके मेथड्स कौन कौन से अपनाए गए हैं। न्यू बीजेपी का मतलब हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि पुरानी बीजेपी और इसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी में ही देखना चाहिए। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि आज से 10 साल पहले क्या हम लोग ये सोच सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी इतनी स्ट्रांग फोर्स होगी या साउथ में बीजेपी का एक्सपेंशन होगा, बिहार में, उड़ीसा में। ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 15 साल पहले की बात है कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन को लेके बीजेपी उतना ही परेशान थी जितना कि ऐसा लगता था जैसे नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। ये भी था अजय जी, लेकिन आज के दिन तो कोई भी ये नहीं के साथ भी कोई आने के लिए तैयार नहीं दिखता था। आडवाणी जी बार बार इस बात को कहते थे कि कोई साथ नहीं आता है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई गठबंधन की तो इस बात को प्रचारित किया गया कि किस तरह से 24 पार्टियों को साथ लेकर के एनडीए गढ़ा गया। जी, अनटचेबिलिटी की बात थी और ये अनटचेबिलिटी लगातार रही। लेकिन आज के दिन तो आप देखिए, अनटचेबिलिटी की तो बात दूर है, बीजेपी अपनी ताकत पे सरकार में है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है वो इतना बड़ा है कि आप इस समय पूरे इंडिया में उसको देख सकते हैं, कुछ पार्ट्स को छोड़ के जहां पे कि वर्क कर रहे हैं। तो हमने वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जानने चाहे कि आखिर वो क्या थे। अब जैसे फर्ज कीजिए कि असम में कांग्रेस के एक लीडर को लेके और उसको बीजेपी का मुख्यमंत्री, एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में लाना, ये बिल्कुल नया था। तो प्रयोग जो इस तरह के हुए हैं उसने बीजेपी का एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल किया है जी। हमने उसी को इस बुक में लाना चाहा है। तो अगर बात मोदी जी की करें तो आपने जो जिक्र किया कि अहमदाबाद नगर के जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें उन्होंने पहली बार अपनी जो संगठन क्षमता थी वो दिखाई, किस तरह से वो टिफिन मीटिंग्स के ऊपर जोर देते थे, ये सारी बातें क्या हैं? मतलब क्या शुरुआत में ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि संगठन जो है वो दूसरे तरीके से चलेगा? गुजरात एक ऐसा राज्य जो कि कांग्रेस पार्टी का अभेद्य दुर्ग था, उसको किस तरह से तोड़ा गया? क्योंकि गुजरात की अगर हम बात करें तो सबसे पहली शुरुआत जो है वो बीजेपी की एक तरह से निगम चुनाव के साथ ही हुई थी। 87 की बात है। 87 में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। मतलब अहमदाबाद में ये माना जाता था कि आप यहां तो जीत ही नहीं सकते हैं, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन जिस तरह से जीता गया वो आज तक वहां के लोग याद करते हैं कि हम लोग ने वो उम्मीद नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें कोई बीजेपी ने ऐसा ट्रेडिशनल मेथड या संगठनिस्ट मेथड जो है वही नहीं अपनाया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे, जो फायर ब्रांड लीडर थे अशोक भट्ट, उनको ले लिया अपनी पार्टी में। और उससे हुआ ये कि
पार्टी का एक्सपेंशन बहुत बढ़ गया और एएमसी का जो मॉडल था वो मॉडल दरअसल कहा जाए अगर सही अर्थों में तो वो बाद में स्टेट में एक्सटेंड हुआ और एएमसी के मॉडल से ये पता चला कि जो पार्टी विद ए डिफरेंस वाली बात एम्फेसाइज की जाती थी स्टेट में वो और भी ज्यादा एम्फेसाइज हुई। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं था कि सब संघ के लोग थे, बाहर के भी लोग थे जो कि आके उन्होंने काम किया जो आइडियोलॉजिकली अलाइंड हो गए थे। जी, एक बात जो अभी हमने देखी थी कोविड काल में कि बीजेपी ने अपने आप को पूरे संगठन को एक तरह से सेवा में लगाया और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहते रहे कि सेवा संकल्प, उन्होंने पूरा कार्यक्रम चलाया, लोगों को मदद दी, राशन से लेकर के दवाइयाँ, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का एक ये पक्ष है कि चाहे कहीं बाढ़ आए, बांध टूटे या कुछ हो या इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आए, भूकंप हो, उसमें वो आगे बढ़ चढ़ करके एक अलग तरह का मॉडल रिलीफ के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए लेकर के आते हैं। तो क्या इसका भी जिक्र कहीं है कि जो मोरबी की घटना हुई थी और जो बांध टूटा था, मच्छू बांध दुर्घटना, वहां से किस तरह से संगठन को किस तरह से आपदा राहत में प्रयोग करना है, इसका एक मॉडल पेश किया गया? मच्छू डैम जब टूटा था तो मोदी जी साउथ में थे और वो लौट के आए और उन्होंने जो रिलीफ ऑपरेशन किया वो बताया जाता है कि वहां के रिलीफ ऑपरेशन में बेस्ट माना गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो पॉपुलेशन था वो मिक्स था, मुस्लिम और हिंदू दोनों थे। तो ये 79 की बात है जबकि मोदी जी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। फिर उसके बाद 81-82 के आसपास किसानों का आंदोलन है। किसानों के आंदोलन में इनका इन्वॉल्वमेंट था और वो किस तरह एक एक किसान जो आपके दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे वो उसमें पीछे से देख रहे थे, लीड कर रहे थे, और किस तरह से वो किसानों को जो उसमें पुलिस फायरिंग हुई, कुछ लोग नहीं रहे, उनकी देखभाल करना और एक विश्वसनीयता बनाना है। जी, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी 86 में, उसके पहले भी दिखाई दे रहे थे। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि ये अचानक, ये इंस्टिंक्टिव था उनका। और एक वाक्य हमने उसमें लिखा है कि मातृत्व ही नेतृत्व है। तो ये मातृत्व और नेतृत्व, ये जो चीजें वो जोड़ते हैं वो अपने आप में इनोवेटिव होती हैं। शुक्रिया आपका अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस नई पुस्तक की सफलता के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं रमन्ना साहब, उनका भाषण चल रहा है, वो सुनवाते हैं। At times, the circumstances may not allow him to score even a single run. The advocates are best placed to understand this predicament of a judge and dispel wrong notions about them. Here I would like to read out the senior advocate, Mr. Sanjay Hegde, wrote in a newspaper article, I quote, "This is in the context where I have decided a case of Anuradha Bachchan, where right to speech, right to access to internet, etc. There is a criticism that I have not given full relief." I quote that article. When a senior advocate asked Justice Bhagwati about the dichotomy between the reasoning and the relief, that is in Maneka Gandhi and R.D. Sethi, the judge explained that his brother judges were only concerned with the relief being denied in those cases. As long as Justice Bhagwati followed their lead on the relief, he got to write the judgment and lay down doctrine of law that continue to operate deep into the future. Every lawyer who today wins on the basis of R.D. Sethi and Maneka Gandhi judgments owes his victories in no small measure to Bhagwati's foresight, unquote. In earlier days, the bar used to play a proactive role in the resistance. The members of the bar used to willingly associate themselves with various social causes. It is the legal battles initiated by the Bar Association that have led to progressive interpretation of the Constitution. It is in this spirit that bar must work to strengthen democracy. One aspect that I want to bring to your notice is my choice of traveling across the country almost every weekend to speak to the public through various events.
The popular perception is that the Indian judiciary was alien and quite distant to the general public. There are also still millions of suppressed people who need judicial help, who are apprehensive to approach the judiciary in times of need. My experience so far has convinced that in spite of fulfilling its constitutional mandate, the judiciary does not find adequate reflections in the media, thereby depriving the people of knowledge about the courts and the Constitution. I felt it was my constitutional duty to dispel these notions and bring the court closer to the people by way of generating awareness and building confidence among the people about the judiciary. From what I get to hear from the common people during my visits, I am happy to note that people are able to engage with me on my subject in their language. I have actively tried to promote a sense of belongingness of the people with the system. My constant endeavor was to make the people aware, not just about their rights and obligations, but also about the constitutional scheme and democratic values and the institutions. My sincere efforts was to initiate a dialogue. As a part of my public speaking engagements, I have focused on certain subjects of institutional importance. The focal point of any justice delivery system is the litigant, the justice seeker. But our system, practice, rules being colonial in regime, may not be best suited to the needs of Indian population. The need of the hour is the Indianization of our legal system. When I say Indianization, I mean the need to adapt to the practical realities of our society and localize our judicial delivery system. I have pushed for modernization of judicial infrastructure as a means of providing access to justice. I also tried to highlight the difference between the arrears and backlogs to put things in perspective. Arrears refer to आबकारी नीति, सीबीआई छापे और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आज एक दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया। आज सदन में सुबह जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश विरोधी ताकतें दिल्ली सरकार को गिराने में लगी हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार फर्जी एफआईआर और छापे डालने में जुटी है। इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा। अब आज अगर तारीफ हो रही है तो ये भी अच्छा काम कर लेते, इनकी इतनी सारी सरकारें हैं। और मैं पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूं कि एक सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को मारने में जितनी ऊर्जा और जितनी मेहनत तुम लगाते हो, उससे कम मेहनत में स्कूल बन जाते हैं। एक सीरियल किलर की तरह जितनी मेहनत तुम चुनी हुई सरकारों का मर्डर करने में लगाते हो, जनता सरकार चुनती है, बड़ी उम्मीद से देखती है, भाई अब हमने बहुमत देके सरकार चुन दी, अब हमारा काम करेगी। तब तक पता चलता है सीरियल किलर आ गया। केजरीवाल जी आएंगे और पिछले 10 दिनों से जनता जो सवाल पूछ रही है, विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि आपने शराब माफियाओं का कमीशन 2% से बढ़ा के 12% क्यों किया, इसके जवाब की उम्मीद से विधानसभा सत्र में आपके भाषण को लोग सुन रहे थे, लेकिन 2% से बढ़ा के 12% करके शराब माफिया को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया। कोई जवाब नहीं आया केजरीवाल जी। विधानसभा बुला ली गई, हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध शराब का शराब होगा। अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं भैया दूध का दूध शराब का शराब कर दो। बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है
तो उस पूरे विधानसभा के सत्र में शराब का 100 भी नहीं आता है। मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप दिल्ली के खजाने को घुमा करके आप लूटने के लिए पूरा चक्र रच दिए और जनता को बोलते हैं कि ये लोग 6-7 बोलते हैं कौन सा अमाउंट है, ये सारे अमाउंट दिल्ली की गरीबों के, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की लूट है। इसलिए मैं आज ये कहने पे मजबूर हुआ हूं कि पहली बार ऐसा मोडस ऑपरेंडी हमने देखा जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वराज से शुरू करते हैं और अपराध राज पे आके टिक जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रविवार दोपहर 2:30 बजे भारत के मशहूर ब्लास्टर चेतन दत्ता ट्विन टावर से 100 मीटर दूर डायनेमो पर बटन दबाकर ब्लास्ट करेंगे। कैसा दिखता है डायनेमो और ब्लास्ट के वक्त कौन रहेगा, इन तमाम सवालों पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने चेतन दत्ता से बात की। हम इस वक्त ट्विन टावर के सामने हैं। हम सब जानते हैं गैर कानूनी 40 मंजिलें 2 टावर हैं जिनको ढहाया जाना है 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे और ब्लास्ट किया जाएगा। और हम सब जानते हैं जो ब्लास्ट है वो एक ब्लास्टर द्वारा कराया जाता है। जो ब्लास्टर हैं वो हमारे साथ हैं चेतन दत्ता जी। चेतन दत्ता जी इस डिवाइस के साथ में आए और ऐसी ही डिवाइस होगी जिसका बटन चेतन दत्ता साहब 2:30 बजे दोपहर दबाएंगे और 9 सेकंड में ये पूरी 40 मंजिले के 2 टावर जमींदोज हो जाएंगे। चेतन जी, पहले तो बताइए कि इतना बड़ा ये भारत का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण होने वाला है, सबकी नज़रें हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कवरेज भी हो रहा है, हर एक बारीकी से लोग समझा रहे हैं, हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। आपका उस दिन क्या रोल है और कैसे उसको निभाने जा रहे हैं? आई थिंक जहाँ तक रोल का सवाल है, रोल तो मेरा पिछले 20 दिन से इसमें चल रहा है। एक्सप्लोसिव लोड करने इसका काम मेरे पास था, मैंने इसमें एक्सप्लोसिव लोड किया एंड द फाइनल डे आई थिंक आई विल बी द हीरो ऑफ द डे, या बिकॉज फाइनल बटन मुझे प्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एंड एज पर रोल इज़ कंसर्न बड़ा सिंपल प्रोसेस रहता है। मुझे लग रहा है कि बहुत सिंपल रहेगा, कभी लगता है सिंपल रहेगा, कभी पूरा कॉम्प्लिकेटिव नज़र आता है, क्योंकि आई एम वेरी मच कन्फ्यूज कि उस दिन क्या होने वाला है, मुझे खुद नहीं पता। ये ऐसा ही होगा उस दिन? डिवाइस में डिवाइस रहेगा और ये डिवाइस जिस रहेगा डायनेमो एंड जनरेट द करंट। जो 2 वायर्स वहाँ से बिल्डिंग से हमारी साइड तक आएंगी, उन दोनों वायर्स को इन वायर से कनेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद इस नॉब को रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाएगा। करंट जनरेट होने पर ये लाइट ब्लिंक करेगी और ब्लिंक करने के बाद सिंपली ये बटन प्रेस करना। हरा बटन दबाते ही पहले लाल बत्ती जलेगी जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा और फिर हरा बटन जो है दबा देंगे और ये जो 2 वायर दिख रहे हैं इससे जो सारा ब्लास्ट 3700 किलो लगा है विस्फोटक, उसे यहाँ तार से जोड़ा जाएगा और फिर उसे घुमा करके चार्ज किया जाएगा और फिर ये हरा बटन दबा दिया जाएगा। तो हरा बटन आप दबाने वाले हैं? बिल्कुल सर। इससे पहले आपने कितने ब्लास्ट किए हैं? हाँ, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में और आई डोंट नो कि मैं अब तो मैं काउंटिंग ही भूल गया कि मैं कितने ब्लास्ट कर चुका हूँ। तो फिलहाल सबकी नज़रें रहेंगी देश पर, देश की नज़र रहेंगी इस बिल्डिंग पर और हमारी नज़रें रहेंगी चेतन साहब पर जब वो हरा बटन दबाएंगे, ताकि हम भी उस मोमेंट को कैप्चर करें। सिर्फ 6 लोग रहेंगे, 5 लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, एक जेट कंपनी के, एडिफिस कंपनी के, एक ब्लास्टर साहब रहेंगे और एक सरकार का नुमाइंदा होगा, ताकि चीज़ें स्मूथली रहें और वो भी वहाँ पर एक गवाह के तौर पर मौजूद रहेंगे। सहयोगी अशोक महाले और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।